नमस्कार। ऋषित्व विश्वविद्यालय के सभी विद्वज्जनों का अभिनंदन। एकात्म मानव दर्शन, जिसको ऐतिहासिक कारणों से एकात्म मानववाद कहा गया, उसके अध्ययन का एक विधिवत पाठ्यक्रम विकसित करने का प्रयत्न यहाँ हो रहा है। इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय को, यहाँ के सब अधिकारियों को, आदरणीय कुलपति जी को, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता कहलाते हैं। मैंने कहलाते हैं इसलिए कहा कि दीनदयाल जी का यह दावा नहीं है कि इसका प्रणयन मैंने किया है। वो केवल ये कहते हैं कि भारत की जो सनातन परंपरा है, वह भारत की सनातन परंपरा भारत की राजनीति में रिफ्लेक्ट कैसे हो। भारत की राजनीति भारत की सनातन परंपरा को अभिव्यक्त करने वाली होनी चाहिए। इस मंशा से उन्होंने तात्कालिक सवालों का जवाब दिया। सवाल क्या थे? सवाल ये थे कि अब हम कॉलोनी नहीं रहे, हम आजाद देश हो गए और हमको अब अपनी राह तय करनी है। किस राह जाएं हम? ये कोई नया सवाल नहीं था। आजादी के आंदोलन में भी ये सवाल था और आजादी के आंदोलन में इस सवाल पर कुछ गहरी चर्चाएं हुई थी। पर यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि आजादी के बाद जैसे वो पूरा संविमर्श एकदम किनारे कर दिया गया और ये विचार होना शुरू हुआ कि वी वांट टू बिकम द सेक्युलर, वी वांट टू बिकम डेमोक्रेसी, वी हैव टू अडॉप्ट इंडिविजुअलिज्म, द कैपिटलिज्म, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तब दीनदयाल जी ने सवाल किया कि जिन कॉलोनाइजर्स को हमने अभी अभी बाहर निकाला है, अब उनके ही विचारों का हम अनुगमन करें, अनुयायी बने, इसकी क्या जरूरत है? जब ये सवालों की क्या जरूरत है, तब एक जवाब आया कि इसके अलावा चारा ही क्या है। दुनिया में दो ही आइडियोलॉजी है, या तो आपको होना होगा कैपिटलिस्ट या होना होगा कम्युनिस्ट। इसके अलावा कोई विचार है ही नहीं। इसके अलावा कोई विचार है ही नहीं, इसलिए यह हुआ कि चलो दोनों में से किसी एक को नहीं अपनाएंगे तो वी हैव टू मिक्स्ड, हम उनको मिक्स करें। और कहा भी गया, क्योंकि भारतीय कोई भी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, कोई भारतीय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, कोई भी भारतीय पश्चिम की तथाकथित इंडिविजुअलिज्म की और सोशलिज्म की अनुयायी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि भारत में कोई भी ये नहीं सोच पाता है कि व्यक्ति और समाज ये परस्पर विरोधी सत्ताएं हैं। पश्चिम के आइडियोलॉजी में कोई व्यक्तिवादी समाजवादी नहीं हो सकता। समाजवादी निश्चित रूप से व्यक्तिवाद का विरोधी ही होगा, और कोई व्यक्तिवादी समाजवादी नहीं हो सकता, कोई समाजवादी व्यक्तिवादी नहीं हो सकता। भारत के लिए ये चिंतन, ये सोच एकदम असंभव लगता है। यहाँ कोई नहीं सोचता इसको। और इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू वेस्टर्न आइडियोलॉजी के प्रवक्ता रहे भारत में, उन्होंने भी नहीं कहा कि हम व्यक्तिवादी बनेंगे या समाजवादी बनेंगे। तो उन्होंने कहा वी हैव ए मिक्स्ड इकोनॉमी, हम इन दोनों को मिला करके लेंगे। दीनदयाल जी ने कहा ये दो ही हैं, इसलिए दोनों में से एक लो या दोनों का कुछ कुछ मिला कर लो, इसकी भी क्या मजबूरी है।
यदि हम अपने भारत की ओर देखें तो हम पाएंगे कि 300 साढ़े 300 साल की बहस है पश्चिम की विचारधाराओं की। इस 350 साल की बहस का कोई अंतिम निष्कर्ष आज भी निकला नहीं है। ऐसे में हम कम से कम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, और जब अंग्रेज यहाँ आया था तो अभी जो स्टडीज हो गई है, अर्थशास्त्र के लोग जानते हैं कि अंग्रेज के आने के पहले भारत का जीडीपी, भारत का निर्यात दुनिया में सर्वोच्च था। और जब यूरोप को अक्ल आई, थोड़ा विचार शुरू हुआ, नई दुनिया खोजी उन्होंने, तो जो कोलंबस खोजने निकला भारत को, क्यों निकला, क्या जरूरत थी? वो इसलिए निकला कि उसने सुन रखा था, कुछ फ्रेजेस दुनिया जानती थी भारत के बारे में, और कहा था कि ये सोने की चिड़िया है, भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया है, उसे खोजना चाहिए। भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती है, वहाँ के लोग संपन्न हैं, सुखी है, उसको देखना चाहिए। और ये देखने के लिए बेचारा घूमा, यहाँ नहीं पहुंच पाया, अलग बात है। लेकिन विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्था देने वाला देश जिसका जीडीपी अंग्रेज आने के पहले दुनिया में सर्वोच्च था, विश्व में ऐसी प्रतिष्ठा वाला देश जिसके बारे में कहा गया कि वो सोने की चिड़िया है, विश्व में ऐसी प्रतिष्ठा वाला देश जिसको आज भी आप यदि चीन में जाएं, जापान में जाएं, कोरिया में जाएं, तो हमको लोग गुरु, विश्व गुरु मानते थे, नहीं कर रहा हूं, मानते हैं, आज भी मानते हैं, आज भी जाएंगे तो मानते हैं। तो जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश की सोसाइटी, जिस देश की प्रेस्टीज इतनी रही है, तो कोई तो कारण होगा। तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा हम उस कारण पर जाएं, उस कारण को खोजें, क्यों थी। और इस कारण को जब उन्होंने स्वयं खोजा, तब उन्होंने अध्ययन किया, जिसका वर्णन मैं यहां नहीं करूंगा, कि किस तरह से पश्चिम एक ऐतिहासिक कारण से उन्होंने आध्यात्म, परमात्मा, उसके लिए जिस चर्च का अनुगमन किया, उस चर्च ने जो स्थापित की थियोक्रेसी, उस थियोक्रेसी ने इतने इनह्यूमन काम किए, इतने बुरे और गंदे काम किए कि उसके कारण से लोगों को, वहाँ के लोगों को कहना पड़ा, नाउ गॉड इज डेड, अब भगवान जी मर गए। और उन्होंने कहा कि यदि ये भगवान का राज है, थियोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ दी, ये भगवान का राज है, यदि ये भगवान का राज है तो भगवान बचाए इससे, हमको भगवान का राज नहीं चाहिए, हमको इंसान का राज चाहिए। हमको भगवान का राज नहीं चाहिए, हमको इंसान का राज चाहिए। यह कहने वाला विचार है सेकुलरिज्म। गॉडिज्म के खिलाफ ह्यूमैनिज्म, चर्च से गॉडिज्म आया, ग्रीक से ह्यूमैनिज्म आया, और यह गॉडिज्म वर्सेस ह्यूमैनिज्म की कहानी सेकुलरिज्म में आई, और उसी में से आगे फ्लो किया अनेक विचारधाराओं ने। विचारधाराएं, पश्चिम की विचारधाराएं, उन विचारधाराओं का मूल बेसिक सवाल क्या है, किस कारण पैदा हुई वो। तो जब थियोक्रेसी समाप्त हो गई, सामंतशाही समाप्त हो गई, तो सवाल खड़ा हुआ, अब कौन सी शाही होनी चाहिए। तब यह कहा गया कि जिस राज्य संस्था ने इतना परेशान किया है, राज्य संस्था जिस भी प्रकार की रही, वो परेशान करने वाली रही, इसलिए फिर से इसी को लाना है क्या, क्यों लाना है। तो एक वहाँ अनार्किज्म की चर्चा भी हुई, लेकिन लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्टेट इज द नेसेसरी इविल, राज्य यह एक आवश्यक बुराई है, इसने तंग किया है आज तक, तो भी इसकी जरूरत है। और ये जरूरत क्या है, तो वो कहते हैं ये मनुष्य की आज़ादी में जो बाधा है,
मनुष्य की आजादी की बाधाओं की बाधा है राज्य। और उन्होंने एक पूरा स्टेट का विचार किया और यह सवाल खड़ा हुआ कि अच्छा, स्टेट आवश्यक बुराई है, स्टेट चाहिए, किसको चाहिए? किसको चाहिए जाता? हमको चाहिए। तो हम कौन है? तो हम मानव हैं। तो फिर बड़ी बहस हुई, हु इज ह्यूमन बीइंग। ये सब फिलॉसफी, सारे विचार जिस विचार में से आए, वो सवाल है हु इज ह्यूमन बीइंग, मानव कौन है। मानव कौन है कि जो बहस है वो लंबी बहस है, लेकिन निष्कर्षतः संक्षेप में कह रहा हूं दीनदयाल जी के संदर्भ में। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल। मानव यह एक व्यक्ति है। मानव यह व्यक्ति है, तो क्या मानव समाज नहीं है? तो उत्तर आया, नो, ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए सोसाइटी, ही इज इंडिविजुअल। कैसे नहीं है भाई? तो उन्होंने कहा सोसाइटी इट्स क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स। समाज तो मनुष्यों ने बनाया है मिलकर। और उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की चर्चा की और कहा गया सोसाइटी इज क्रिएटेड एंड इंडिविजुअल इज नेचुरल। व्यक्ति यह नैसर्गिक है और समाज एक कृत्रिम संस्था है। इसलिए ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए सोसाइटी बट इट्स ओनली इंडिविजुअल एंड दिस इंडिविजुअल इज सॉवरेन। इस मनुष्य को कोई न बताए तेरे हित में क्या है। यह व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसका सबसे बड़ा हित किसमें है। तो व्यक्ति के हित को डिटरमिन करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए। और इसलिए कहा गया शासन वह अच्छा जो कम से कम शासन करे। और इसमें से एक विचार ने फ्लो किया जिसका नाम है इंडिविजुअलिज्म। यही इंडिविजुअलिज्म कालांतर में लिबरलिज्म, मार्केटिज्म, कैपिटलिज्म, इन नामों से जाना गया। हर नाम के आने कोई न कोई कारण है। जब यहां तक पश्चिम का बुद्धिमान व्यक्ति पहुंच गया और उसने इस इंडिविजुअलिज्म को व्यवहार दिया, इसमें से जिसको आज की डेमोक्रेसी हम कहते हैं वह भी निकली, पर इसके परिणाम बहुत भयानक हुए। जितनी परेशानी थियोक्रेसी में थी, उससे ज्यादा परेशानी इस व्यक्तिवादी विचार के कारण आया। और क्या हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान थे, जो व्यक्ति धनवान थे, जो व्यक्ति बलवान थे, जो धनवान, बुद्धिमान, बलवान थे, उन्होंने जो बुद्धि में कमजोर थे, जो धन में कमजोर थे, जो बल में कमजोर थे, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और वह जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको जस्टिफाई किया गया, लेजिटिमाइज किया गया और कहा गया कि प्रकृति का नियम है। क्या नियम है? प्रकृति का नियम है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी मिटने वाले पर दया करने की जरूरत नहीं है। यदि आज वो सफर कर रहा है तो ये उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो कमजोर है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसमें से लेसन फिर आया। और जब ये इसके कारण से इस प्रकार के दृश्य उत्पन्न हुए कि मानवता हैव्स और हैव नोट्स में इस कदर बट गई, इनह्यूमन हो गया मानव, शोषण उत्पीड़न करने वाला, तब इस इंडिविजुअलिज्म पर का रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन करने वाले कार्ल मार्क्स ने कहा गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कहा ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल। मानव यह व्यक्ति नहीं है। तो क्या है मानव? का ह्यूमन बीइंग नॉट इंडिविजुअल बट सोसाइटी। यह व्यक्ति नहीं है, समाज है। फिर वही सवाल, फिर क्या व्यक्ति नहीं है? समाज व्यक्ति नहीं है क्या मानव? तो उत्तर है नहीं। और क्या क्या उदाहरण दिया गया कि तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो कहा गया एक बड़ी मशीन है
बड़ी मशीन में अनेक पुर्जे हैं। बड़ी मशीन का पुर्जा है व्यक्ति, तो जो एंटिटी है वो मशीन की है, पुर्जे की नहीं। तो कोई पुर्जे की क्या अहमियत और क्या रेलेवेंस है? तो वो यदि मशीन में फिट है तो ठीक है, और फिट नहीं है तो बाहर निकाल के भेजो साइबेरिया की जेल में। तो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की अस्मिता नहीं है, समाज की सॉवरेंटी है। और इसलिए जब व्यक्तिवादियों ने कहा शासन वह अच्छा जो कम से कम शासन करे, तो इन्होंने कहा शासन वह अच्छा जो अधिकतम शासन करे। उन्होंने कहा इंडिविजुअल इज सॉवरेन, उन्होंने कहा नो, सोसाइटी इज सॉवरेन। तो व्यक्तिवाद के खिलाफ समाजवाद का प्रणयन हुआ, और समाजवाद के प्रेशर से फिर जो लेसेस फेयर वाले थे उन्होंने अपने आप को वेलफेयर स्टेट करना शुरू कर दिया। ऐसी पूरी कहानी। इस कहानी को दीनदयाल जी ने नरेट किया और कहा कि पश्चिम में हुई इस बहस का स्वागत करना चाहिए, यह निधि है मानवता की, लेकिन इसके निष्कर्षों का अनुगमन नहीं करना चाहिए, इसके हम अनुयायी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनके सुस्थिर निश्चय है ही नहीं, तो वह अभी इवॉल्व हो रही है। तो बजाय इसका अनुगमन करने के लिए हमें इस बहस में शामिल हो जाना चाहिए। और ये जो 350 वर्ष की बहस है, जिसमें से सेकुलरिज्म आया है, इंडिविजुअलिज्म आया है, सोशलिज्म आया है, कैपिटलिज्म आया है, कम्युनिज्म आया है, ये सब बहस है। इस बहस में एक भी भारतीय शामिल नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़िए पूरी, तो इस पूरी बहस में आपको एक भी भारतीय नाम नहीं मिलेगा। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं नाउ वी शुड ज्वाइन इट। अब हमें इसमें जुड़ जाना चाहिए और इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। और दीनदयाल जी कहते हैं अब हम खुद से पूछें कि पश्चिम के वैज्ञानिक ने, दार्शनिक ने, मानव ने जो ये सवाल पूछा, हु इज ह्यूमन बीइंग, क्या भारत की मनीषा के सामने कभी ये सवाल नहीं आया? तो एक सामान्य उत्तर है जो सभी भारतीय जानते हैं, और वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये किस सवाल का जवाब है? हु आर यू, आप कौन है? तो अहम ब्रह्मास्मि, तो आपने ये नहीं कहा आई एम इंडिविजुअल, आपने ये नहीं कहा आई एम सोसाइटी, आपने ये नहीं कहा आई एम नेचर, और कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो दीनदयाल जी कहते हैं, किन से कहते हैं? दार्शनिकों से नहीं कहते, राजनेताओं से कहते हैं। इसलिए दीनदयाल जी की जो सारी प्रस्थापनाएं हैं, दीनदयाल जी की विशेषता ये है कि भारतीय मनीषा को उन्होंने भारतीय राजनीति में इंट्रोड्यूस किया। शायद दीनदयाल जी से बहुत बड़े ऋषि हैं श्री अरविंद, लेकिन दीनदयाल जी की विशेषता यह है कि वो राजनीति के फील्ड में रहे और राजनीति में इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने कहा कि यह कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, तो हमको इसका विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में जो दार्शनिक विवेचन है बहुत लंबा चौड़ा है। दीनदयाल जी ने कहा ब्रह्म मीन्स एंटायर, संपूर्णता का नाम ब्रह्म है। क्यों कहा? सर्व खलुदम ब्रह्म, जो कुछ है सो ब्रह्म है। तो जो कुछ है सो ब्रह्म है, इसका मतलब है संपूर्णता का नाम ब्रह्म है। और ये जो मानव है, मानव, ये मानव क्या है? ये मानव भी संपूर्ण है। ये मानव संपूर्ण है का मतलब क्या होता है कि मानव इंडिविजुअल भी है, मानव सोसाइटी भी है, मानव नेचर भी है, मानव ऑलमाइटी भी है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि यह जो पश्चिम का विमर्श, इसने मानव को व्यष्टि और समष्टि में बांट दिया। न केवल बांट दिया, परस्पर दुश्मन बना दिया। जो व्यष्टि समष्टि से हुआ वही नेचर से भी हुआ,
वी वांट टू कॉन्कर द नेचर। हमको प्रकृति में विजय प्राप्त करनी है। दुश्मन है क्या वो? तो विजय प्राप्त तो किया दुश्मन की जाती है। और गॉड इज डेड, भगवान जी मर गए। तो जब सेकुलरिज्म लाए तो भगवान तो समाप्त हो गए, प्रकृति विजय प्राप्त करनी है। मानव समाज है नहीं, समाज है तो व्यक्ति है नहीं। इस प्रकार की स्थितियों में जो भटकने वाला विचार है, इसको कहीं स्थिर करना होगा। तो इसलिए दीनदयाल जी ने 4 शब्दों का प्रयोग किया: व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समाज, सृष्टि यानी प्रकृति, परमेष्टि यानी परमात्मा। तो यह व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। इनमें से कुछ भी निकाल दोगे तो मानव विकलांग हो जाएगा। यह संपूर्ण प्रकृति है, मानव उसका हिस्सा है। जो पंच महाभूत है, वे पंच महाभूत सब में है, वे मानव में भी है। और इसलिए जो भारत के मनीषा है, भारत की मनीषा हमें संदेश देती है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि हम प्रकृति के हिस्सा मात्र नहीं हैं। जो कुछ प्रकृति में है वो सब कुछ हम में है। जो एक पिंड में है तो वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि ए नीति निर्माताओं, ए शासन की इच्छा रखने वालों, आप जिसके हित और सुख के लिए काम करने वाले हो, फर्स्ट यू नो हिम, पहले उसको आप जानिए। और आपने जो अब तक जाना है, आपने अब तक जाना है कि वो व्यक्ति है, आपने अब तक जाना है कि वो समाज है, आपने अब तक जाना है कि वो परमात्मा है, कि आपने अब तक जाना है कि वो प्रकृति है। वस्तुतः है वो सब कुछ है, वह इंटीग्रल है। क्या मतलब इंटीग्रल का? इंटीग्रल मीन्स विच इज नॉट सेपरेबल, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। और ये मानव ऐसी ही इकाई है, ये मानव ऐसी ही इकाई है। और इसलिए भारत ने, भारत की मनीषा ने यदि भारत को महान बनाया, भारत को श्रेष्ठ बनाया, भारत को संपन्न बनाया, भारत को सम्मानित किया, तो उसका कारण था उसने मानव को इस नज़र से देखा, इसने मानव को इस प्रकार देखा। और इसलिए उसने अनेक प्रकार के सिस्टम क्रिएट किए। दीनदयाल जी मानव के भीतर जो उसकी परिस्थिति निरपेक्ष आवश्यकताएं हैं, कुछ आवश्यकताएं होती है जो परिस्थिति सापेक्ष होती है। जैसे एक परिस्थिति थी थियोक्रेसी की। उस परिस्थिति में व्यक्ति के सोचने पर प्रतिबंध था। और उस काल में जो वैज्ञानिक हुए, उन सब वैज्ञानिकों को तब के चर्च, रिलीजन, उसे लड़ना पड़ा। और इसलिए वहां पर तो रिलीजन वर्सेस साइंस का समीकरण पैदा हो गया। भारत में यह स्थिति कभी नहीं रही। और इसलिए भारत ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि जिस व्यवस्था में यह सिद्ध हो, क्या सिद्ध हो? आत्मवत सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूत जगत में एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि समाज संस्था है, समाज क्या है? सोसाइटी, मुझे पता नहीं सोसाइटी सोसाइटी किसे कहते हैं, पर समाज का मतलब है समअज, सम्यक रूप से उत्पन्न हुआ। सम्यक रूप से उत्पन्न का मतलब क्या है? जो समाज का अंग है, किसी ने बनाया नहीं। समाज के अंग बनाए नहीं जाते, समाज के अंग होते। तो ये समाजांग है हर कोई। तो आज की स्थिति क्या है? आज संपूर्ण मानवता की स्थिति यह है कि हम लोगों ने कुछ सेंट्रलाइज्ड, केंद्रित व्यवस्थाओं का निर्माण किया है।
और अपने भारत में तो वो व्यवस्था लगभग जो हमारी कुल आबादी है इसके 20% लोगों के लिए है। हम कितनी भी ताकत लगा लें, चाहे आसमान के तारे तोड़ लाएं, हमारे इस सिस्टम में 80 लोगों को बाहर ही रहना है। और उनको बाहर करने के लिए हमने ये परीक्षा, वो परीक्षा, इंटरव्यू वगैरह क्या क्या लगा रखे हैं और झूठ बोलते हैं कि इट्स कंपटीशन। इट्स नॉट कंपटीशन, ये अवसरों की स्केर्सिटी है। अवसरों की स्केर्सिटी को हमने आवरण दिया है कंपटीशन का। दीनदयाल जी कहते हैं कि हम अपने समाज के इतिहास से पूछें। जब उन्होंने व्यवस्था की कि हर परिवार स्वावलंबी होगा, क्या मतलब इसका? आजकल एक शब्द प्रयोग दुनिया में होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अपने यहाँ तो बहुत ही है, संसार में सब जगह बढ़ रही है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ बेरोजगारी न बढ़ रही हो। क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी शब्द पर्शियन है और अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। हिंदी शब्द क्या है उसके लिए? किसी भारतीय भाषा में कोई शब्द है इसके लिए? भारतीय भाषा में कोई शब्द नहीं है इसके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय समाज इसे कल्पना नहीं करता है। जैसे जब कोई संतति पैदा होती है तो उसकी मां के वक्ष में उसका भोजन होता है, वैसे ही उसके परिवार में धंधा होता है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो उत्पादन, शिल्प या सेवा से जुड़ा हुआ न हो। ऐसा परिवार हो ही नहीं सकता। हर परिवार को जुड़ा हुआ होना ही होगा और इसलिए कोई बेरोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्या इस प्रकार की व्यवस्था की हम कल्पना कर सकते हैं? और इसके लिए दीनदयाल जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसका नाम है अर्थायाम। अर्थायाम की चर्चा अभी नहीं करेंगे और इस अर्थायाम के साथ और कौन कौन से आयाम है चर्चा करेंगे। बात मैंने शुरू की थी कि मानव की परिस्थिति निरपेक्ष आवश्यकताएं क्या है। तो थियोक्रेसी के परिस्थिति में जब पूछा मानव से तेरी क्या जरूरत है, तो उसने कहा दमघोटू वातावरण है, खिड़कियां खोल दो। तो व्यक्ति को आजादी नहीं है, तो सोचने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, कर्म की आजादी, तो कर्म का, अभिव्यक्ति का, चिंतन का हमको स्वातंत्र चाहिए। यही है हमारी आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को व्यक्तिवाद ने मानव की अमोघ आवश्यकता बता दिया। तो यह जरूरत तो थी, पर यह उस परिस्थिति में थी और वह परिस्थिति हटी तो क्या हो गया? तो यह व्यक्ति स्वातंत्र, कर्म स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, ये गला घोटू हो गया। यह अपने ही समाजांग का दुश्मन बन गया। और इसलिए रिएक्शन में कहा कार्ल मार्क्स ने, फालतू बातें मत करो, काय का विचार, काय की आजादी। जब पेट में दाना नहीं है, बदन पर वस्त्र नहीं है, ऊपर छाया नहीं है और आजादी की बात करते हो, तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये भौतिक आवश्यकता है, यही मनुष्य की आवश्यकता है। ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है। पर ये पूरी है क्या? ये पूरी भी नहीं है। ये दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत की मनीषा ने कुछ परिस्थिति निरपेक्ष आवश्यकताओं की कल्पना की है और वह जो ये विराट पुरुष है, इसका पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो युग हो, मानव की पहली आवश्यकता धर्म है। तो एक धर्मायाम है जिसकी चर्चा दीनदयाल जी बहुत करते हैं। दूसरी आवश्यकता अर्थ है, उसमें अर्थायाम की चर्चा करते हैं। और तीसरी आवश्यकता काम है, उसमें कामायाम की चर्चा करते हैं। और चौथी आवश्यकता मोक्षायाम है, मोक्ष की व्यवस्था चर्चा करते हैं। इस प्रकार दीनदयाल जी प्रयत्न करते हैं कि वे मानव का परिचय कराएं, मानव के हिस्से के रूप में व्यक्ति का परिचय कराएं,
व्यक्ति के हिस्से के रूप में समाज का परिचय कराएं, समाज के हिस्से के रूप में प्रकृति का परिचय करवाएं, प्रकृति के साथ साथ आध्यात्म का परिचय करवाएं, और इस परिचय करवाने को ही उन्होंने एकात्म मानव का साक्षात्कार कहा है। और इस एकात्म साक्षात्कार करेंगे तो फिर आज जिसको हम राष्ट्र कहते हैं वह राष्ट्र की धारणा कैसी होगी। तो आज का राष्ट्र पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म को व्यक्त करता है। दीनदयाल जी कहते हैं कि इनह्यूमन है, गलत है। क्या सही क्या है? तो सही है जियो कल्चरल नेशनलिज्म। ऐसा हर बारे में वो कहते हैं। तो धर्मायाम, अर्थायाम, कामायाम, मोक्षायाम इनकी चर्चा करते हैं और कहते हैं जब हम एकात्म मानव का साक्षात्कार करके इन चारों जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हम इस संभावना को व्यक्त कर सकते हैं कि मानव सुखी, संतुष्ट और शांत हो सके और अंततः आनंद को भी प्राप्त कर सके। समय की सीमा में इतना पर्याप्त है और धन्यवाद। नमस्कार।